नमस्कार प्रशिक्षुओं, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। प्रशिक्षुओं, आज के वीडियो में हम एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं जो नेट एग्जाम, डीएलएड, पीटीसी और बीएड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रशिक्षुओं, इसका नाम है शिक्षण की प्रविधियां। शिक्षण की प्रविधियां, जैसा कि आप नाम से ही आपको विदित होगा, प्रविधियों को टैक्टिक्स भी कहते हैं, स्ट्रैटेजी भी कहते हैं, टेक्निक्स भी कहते हैं। ठीक है। अब हमें इस टॉपिक के अंतर्गत जो शिक्षण अधिगम के सिद्धांत पेपर 2 है फर्स्ट सेमेस्टर का, इसके अंतर्गत शिक्षण की प्रविधियां पढ़नी है, जिनमें 14 प्रविधियां हैं। प्रशिक्षुओं, सबसे पहली प्रविधि है, इसका नाम है प्रश्नोत्तर प्रविधि। प्रश्नोत्तर प्रविधि, जिसे क्वेश्चन आंसर कहते हैं, विवरण प्रविधि और वर्णन प्रविधि, व्याख्यान प्रविधि, स्पष्टीकरण प्रविधि। इसको इंग्लिश में प्रश्नोत्तर को क्वेश्चन आंसर, विवरण को नरेशन, वर्णन को डिस्क्रिप्शन, व्याख्यान को लेक्चर, स्पष्टीकरण एक्सप्लेनेशन, कहानी कथन प्रविधि, स्टोरी टेलिंग, निरीक्षण और अवलोकन यानी सुपरविजन और ऑब्जर्वेशन। ठीक है। नेक्स्ट प्रविधि है प्रशिक्षुओं हमारी उदाहरण प्रविधि, इलस्ट्रेटिंग विद एग्जाम्पल्स, खेल प्ले गतिविधि एक्टिविटी आधारित प्रविधि, समूह चर्चा प्रविधि, ग्रुप डिस्कशन, प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि, लैब और एक्सपेरिमेंटल वर्क, वाद विवाद प्रविधि, डिबेट, कार्यशाला वर्कशॉप प्रविधि, भ्रमण प्रविधि, टूर और फील्ड ट्रिप। नाउ कम टू द डेफिनेशन ऑफ प्रविधि। प्रविधि होती क्या है? तो टीचर ट्रेनीज प्रविधि होती है त्रिंग जी के अनुसार, त्रिंग जी की पिक्चर यहाँ लगी हुई है, शिक्षक शिक्षण प्रविधियों द्वारा अपने छात्रों को कार्य करने के योग्य बनाता है और स्वयं यह दर्शाने में लगा रहता है कि इस कार्य को वह कैसे करे। ठीक है। इस बात के लिए सतर्क भी रहता है कि वह इसे कैसे करे। काउलर के अनुसार शिक्षण मुख्य रूप से प्रश्नों द्वारा होना चाहिए। नेक्स्ट है एमपी मॉफेट। एमपी मॉफेट जी कहते हैं शिक्षण प्रविधियों का प्रयोग शिक्षक द्वारा अध्ययन करने के लिए दिए गए निर्देशात्मक तरीकों में होता है। अतः शिक्षण विधियां या प्रविधियां हमें बताती हैं कि शिक्षण कैसा हो, कैसे उसे प्रभावी बनाया जाए और कैसे उसे सुधारा जाए, इसमें वह सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट आते हैं शिक्षण प्रविधियों में ही सबसे पहली प्रविधि प्रश्नोत्तर प्रविधि। प्रश्नोत्तर प्रविधि जिसमें हम पारकर जी की डेफिनेशन देखते हैं। पारकर जी ने कहा था कि प्रश्न जो होते हैं वो आदत कौशल के स्तर से ऊपर उठकर समस्त क्रियाओं की कुंजी है। इसके जन्मदाता सोक्रेट्स यानी सुकरात, इसे सुकराती विधि भी कहा जाता है। इसके 3 सोपान निरीक्षण, अनुभव और परीक्षण है। आगे बढ़ते हैं प्रशिक्षुओं। तो प्रश्न विधि का महत्व जान लीजिए। यह हमें या छात्रों में, हमसे अगर प्रश्न पूछा जाए तो हमारी भी जिज्ञासा प्रवृत्ति को शांति मिलती है और किसी और से यानी छात्रों से जब आप प्रश्न पूछते हैं तो वो क्यूरियस होते हैं, वो एक्टिव होते हैं, उनमें कुछ रुचि जागृत होती है, वो चिंतन करते हैं, क्योंकि जब उनमें प्रश्न डाला जाए तो फोकस हो जाते हैं और फिर चिंतन करने लगते हैं, ये जो प्रश्न पूछा है इसका उत्तर क्या होगा। इससे आप पाठ का विस्तार कर सकते हैं, शिक्षण का मूल्यांकन कर सकते हैं, कक्षा में अनुशासन स्थापित कर सकते हैं, यानी क्लास को डिसिप्लिन बना सकते हैं। समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग, आप किसी भी समस्या को लेकर जाइए कक्षा में तो छात्र उसको सॉल्व करने में आपको हेल्प करेंगे। नवीन ज्ञान से आप उसको जोड़ सकते हैं। प्रश्नों का रूप क्या होता है? तो कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, क्या, इस तरह के प्रश्न हम पूछ सकते हैं। कब व्हेन, क्यों व्हाई, कहाँ वेयर, कैसे हाउ, कौन हु, क्या व्हाट, इस तरह के प्रश्न हम अक्सर पूछते हैं। प्रशिक्षुओं, समझने वाली बात है कि क्वेश्चन आंसर प्रविधि यानी प्रश्नोत्तर प्रविधि के बिना हम कोई भी कौशल नहीं कर सकते। हर कौशल में इसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी। अब प्रश्न
उठता है कि प्रश्न हो कैसे, तो वेग प्रश्न ना हो, संदिग्ध प्रश्न ना हो, ऐसे प्रश्न ना हो जिसके बहुत से उत्तर मिलते हैं। प्रश्न ऐसे हो सरल, स्पष्ट, पाठ्य वस्तु से संबंधित। प्रश्न को जब आप वितरित करते हैं तो संपूर्ण कक्षा में वितरित करें। पूर्व ज्ञान से जोड़ने वाले प्रश्न हो, शिक्षण स्तर के अनुकूल हो, क्रमबद्ध हो, पाठ का विकास करने वाले हो। अब इसके बाद सवाल आता है कि उत्तर प्राप्ति हम किस तरह से करें। तो उत्तर की प्राप्ति करते समय भी हमें बहुत ही सजग, बहुत ही कौशल पूर्ण होकर उत्तर की प्राप्ति करनी चाहिए। प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए हमें तथ्यों का पालन करना चाहिए। जैसे हम छात्रों को पहले ही बता दें कि भाई देखिए, आप प्रश्नों का जब भी उत्तर दें तो आप कोरस में उत्तर ना दें, आप हाथ उठाएं, और जब हाथ उठाएंगे और हमारी परमिशन लेंगे उसके बाद ही आप प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। और आप खड़े होकर उचित स्वर में उत्तर दें, और एक समय में एक ही छात्र उत्तर दे। ये नहीं कि सारे लोग चिल्ला रहे हैं हमें आता, हम भी सर, इस तरह से करें, ये सब ना करें। अब उत्तर देने के लिए शिक्षक सभी प्रकार के छात्रों को प्रेरित करे, अवसर भी दे। उत्तर संपूर्ण वाक्य में, शुद्ध भाषा में, सरल और स्पष्ट हो। ठीक है। नेक्स्ट, हम अध्यापक को अगर अशुद्ध उत्तर बाई चांस मिल जाए तो वो उसे इग्नोर ना करे, उसकी अवहेलना ना कर, अपने बुद्धि विवेक से, अनुभव से त्रुटिपूर्ण उत्तरों को तत्काल रूप से शुद्ध कर दे। और अगर उसके पास समय हो, अगर पॉसिबल हो तो उसी समय कर दे, और अगर उसके पास पॉसिबल ना हो, समय ना हो, तो समय लेकर बाद में उसे सही कर दे। और जो भी सही उत्तर मिले प्रशिक्षुओं, टीचर ट्रेनीज, तो उसे वो हमेशा क्या करे, प्रशंसा जरूर करे, पुनर्बलन अवश्य दे, जिससे छात्रों का मनोबल बढ़े और जटिल प्रश्नों के उत्तर स्वयं टीएलएम से स्पष्ट करे। प्रश्न का उत्तर खोजने का भी अवसर उन्हें प्रदान करे। अब आ जाइए, नेक्स्ट है विवरण प्रविधि। विवरण प्रविधि को कथन विधि भी कहते हैं। शिक्षण को ऐसी विधि जिसमें पाठ्य वस्तु, प्रसंग, घटना, स्थान का सरल भाषा में कथन किया जाए, इसे कथन विधि कहते हैं। विवरण का अर्थ होता है वर्णन। उदाहरण, विभिन्न स्थलों के बारे में बताना, गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट, हैंगिंग गार्डन, फिर उनकी लोकेशन कहाँ किसने बनाया, इत्यादि। तो ये है विवरण प्रविधि। विवरण प्रविधि में जब विवरण करें तो क्या ध्यान रखें कि जो भी आप विवरण दे रहे हैं वो विषय वस्तु से संबंधित हो, सरल, स्पष्ट हो, चित्र, मॉडल या शामपट द्वारा प्रस्तुतिकरण किया जाए, और उसको खंडों में विभक्त करके दें, बहुत बड़ा ना हो, और खंड में विभाजित करके आप उसको दे सकते हैं। छात्रों के स्तर के अनुकूल जरूर हो, अनुसार हो, और छात्रों की आयु के और बुद्धि के अनुसार भी हो। फिर उसके बाद जब विवरण आपने दे दिया तो आप बोध प्रश्न पूछ लें, प्रश्न पूछकर छात्रों के अधिगम का आप पता लगा लें। तो यह है विवरण प्रविधि। नेक्स्ट आते हैं छात्राध्यापकों वर्णन विधि पे। वर्णन विधि क्या होती है, तो यह भी कथन द्वारा विषय वस्तु का विस्तार होती है। शिक्षक चित्र, मॉडल, भ्रमण, क्रिया प्रयोग द्वारा रुचिपूर्ण ढंग से प्रस्तुतिकरण करे तो छात्र भी सक्रिय हो जाएंगे। वर्णन या विवरण, वर्णन जो होता है वो भी कथन विधि और विवरण भी कथन विधि। तो इसमें अंतर क्या होगा, इसमें वर्णन में व्यापक विषय वस्तु प्रस्तुति होती है, सांगोपांग होता है, यानी कि शुरू से अंत तक बताया जाता है। इसका चित्रण मौखिक या लिखित दोनों प्रकार से किया जा सकता है। विवरण जो है सतही विषय वस्तु प्रस्तुति, विवरण के आगे की स्थिति, और वर्णन जो होता है वो संश्लेषणात्मक स्वरूप होता है। विवरण जो है वो आगे की स्थिति वर्णित करने के लिए की जाती है। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। तो विवरण के समय, वर्णन के समय क्या ध्यान रखना चाहिए आपको, ध्यान देने वाली कौन सी बातें होती हैं। तो वर्णन करते समय विषय वस्तु से संबंध का ध्यान रखिए, विषय वस्तु से संबंधित ही हो, सरल और स्पष्ट हो, समग्र रूप, क्रमबद्ध और आवश्यकता अनुसार स्तरानुकूल होनी चाहिए। व्याख्यान विधि, व्याख्यान होती है किसी विषय वस्तु का गहन विश्लेषण। जब भी आप व्याख्यान दें व्याख्या विधि इस्तेमाल करते हैं।
व्याख्यान के अंतर्गत व्याख्या देकर आप समझाते हैं, ठीक है। तो व्याख्यान के अंदर ही व्याख्या विधि हर चीज को सरल बना देती है। स्तर के अनुकूल अगर आप व्याख्या देंगे तो सरल स्पष्ट प्रश्न द्वारा बीच में शिक्षण प्रक्रिया का संज्ञान लेते हुए प्रभावी बन जाएगा। और अगर आपने इसमें चित्र और मॉडल, उदाहरण, तुलना इत्यादि डाल दिया तब तो सोने पर सुहागा हो जाएगा और पूर्व ज्ञान के आधार पर ही पाठ का आपके विकास हो जाएगा। व्याख्या विधि, वैसे तो व्याख्यान विधि बड़ी कक्षाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। आप प्रशिक्षु हैं, आपके लिए आपके प्रशिक्षक जो आपको प्रशिक्षण दे रहे हैं या मैं जो बोल रही हूँ ये भी व्याख्यान ही है, लेक्चर मेथड है, ठीक है। तो विवरण लेक्चर मेथड जो है बड़ी कक्षाओं के लिए और मास को बताने के लिए बहुत ही उपयुक्त है। बहुत ही बड़े मास को पढ़ाने के लिए, कक्षा में बहुत से विद्यार्थी हों तो उनको पढ़ाने के लिए व्याख्यान विधि बहुत ही अनुकूल है। छोटे बच्चों के लिए कम प्रयोग किया जाए, उनके लिए हो सके तो व्याख्या इसमें फिर भी दिया जा सकता है, क्योंकि व्याख्या से जो जटिल चीजें हैं उसका ज्ञान उन्हें कराया जा सकता है, विषय को सरल बनाया जा सकता है और उनमें स्वाध्याय की भी भावना डाली जा सकती है और इससे पाठ के हर पहलू का ज्ञान दिया जा सकता है। और अधिकतम सूचना, जैसे मैंने बताया कि बहुत ज्यादा अगर आपको सूचना देनी हो, तथ्यों का ज्ञान कराना हो तो आप व्याख्यान विधि का प्रयोग बहुत ही उचित है और उसको करना चाहिए। नेक्स्ट है प्रशिक्षुओं या टीचर ट्रेनी स्पष्टीकरण प्रविधि। स्पष्टीकरण यानी कि एक्सप्लेनेशन को उद्घाटन विधि भी कहते हैं। किसी वस्तु, घटना, विषय को अच्छे से आप जब समझा ले जाते हैं उदाहरण के साथ, दृष्टांत के साथ, तो स्पष्टीकरण ये अकेले नहीं प्रयुक्त होती है। इस स्पष्टीकरण प्रविधि को आप कहीं भी किसी भी कौशल के साथ प्रयुक्त कर सकते हैं। ऐसे अकेले किसी भी टॉपिक का आप स्पष्टीकरण देने के लिए तो वो अलग चीज हो जाती है, आख्या हो जाती है। अदरवाइज आप हर कौशल, हर प्रविधि के साथ स्पष्टीकरण दे सकते हैं। यह विधि अधिकतर जटिल विषयों को बोधगम्य बनाने में की जाती है। अगर आप इसको टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी शिक्षण, सहायक शिक्षण सामग्री के द्वारा प्रस्तुत करते हैं तब तो बहुत ही अच्छा है। उदाहरण, पौधे का विभिन्न भाग। पौधे के जो विभिन्न अंग हैं उसको आप एक एक करके जब समझाते हैं तो स्पष्टीकरण के साथ समझा देते हैं तो बच्चों को चीजें समझ में आ जाती है। इस समय ध्यान देने वाली क्या बात होती है? ध्यान देने वाली बातें होती है पाठ्य वस्तु का विभाजन और नियोजन अच्छे से किया जाना चाहिए, तभी ये लाभदायक होगी यह विधि। इसकी भाषा अगर सरल और शुद्ध होगी तो लाभदायक होगी और इसको अन्य प्रविधियों के साथ जब प्रयोग किया जाएगा तब लाभदायक होगी। स्पष्टीकरण के अंत में वास्तव में बिना प्रश्नोत्तर के तो कोई भी विधि पूर्ण होती ही नहीं, इसलिए प्रश्नोत्तर हमेशा आपको प्रश्न पूछने चाहिए। जैसे बोध प्रश्न, बोध यानी कि छात्रों को समझ में आया या नहीं, इसके लिए आपको प्रश्न तो पूछने ही पड़ेंगे। प्रत्येक आयाम का ज्ञान, क्रमबद्धता, तार्किकता, ज्ञान की समग्रता, प्रत्येक बिंदु का ज्ञान, इस तरह से आप इस विधि को प्रयोग करके लर्निंग सुनिश्चित कर सकते हैं। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विधि है जो कहानी कथन। कहानी का नाम सुनते ही हमारी बाँछें खिल जाती है, चाहे बड़े हों चाहे बच्चे हों। शिक्षण का स्थायी प्रभाव डालना हो तो शिक्षण को कल्पना द्वारा आकर्षक तरीके से कथा का रूप देकर प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे जल्दी सीखेंगे। यह एक मौखिक विधि है और बहुत ही लोकप्रिय और मनोवैज्ञानिक विधि है। आप याद कीजिए, आपके दादी, आपके दादा, नाना नानी कहानियों के माध्यम से आपको क्या कुछ नहीं सिखा दिया उन्होंने, ठीक है। तो कई संवाद आपने उन्हीं से सीखे। आपने रामायण, महाभारत, ये सब का ज्ञान भी उन्हीं की कहानियों द्वारा ही सीखा। तो इससे सोचिए ये कितनी कारगर है यह विधि, और प्राचीन से चली भी आ रही है और उतनी ही लोकप्रिय आज के डेट में भी है। सभी बच्चे बिल्कुल ध्यानाकर्षण के लिए एकदम फोकस्ड हो जाते हैं। अगर आप कहानी का नाम ले लीजिए तो उछल पड़ते हैं। इसका महत्व क्या है? ये एकाग्रता बच्चों में सबसे पहले तो कल्पना शक्ति का विकास करती है, एकाग्र करती है उनको, और अधिगम जो आप चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं, बिल्कुल सिखा सकते हैं इस विधि द्वारा। बहुत ही अच्छी विधि, ध्यान छोटे बच्चों के लिए तो सबसे अच्छी। छोटे हों, माध्यमिक में, प्रारंभिक में, यहाँ तक कि आप अगर आपसे भी कहा जाए कोई कहानी सुनाने के लिए, आप
आपको अगर हम कहानी के माध्यम से कोई टॉपिक समझाएं तो आपको भी बड़ा ही अच्छा लगेगा। स्तर के अनुकूल भाषा, सरल स्पष्ट प्रसंग के अनुसार स्वर में आरोह अवरोह और हाव भाव, उचित पाठ सह सामग्री का प्रयोग, बोध प्रश्न पूछकर अधिगम की जांच करनी चाहिए। अब आते हैं निरीक्षण और अवलोकन विधि पर। देखी हुई घटना का प्रभाव स्थायी होता है। जी हाँ, जब आप देखते हैं, अवलोकन करते हैं तो आप अच्छे से सीखते हैं। तो इसी पर आधारित यह विधि है निरीक्षण और अवलोकन विधि। अवलोकन व निरीक्षण का अवसर हमें छात्रों को प्रदान करते रहना चाहिए। अवलोकन किसी वस्तु, स्थान, कार्य का ध्यान पूर्वक निरीक्षण करना, सभी विषयों में उपयोगी मूल तत्व समझ व परख प्रयोग, समूह शिक्षण और उच्च स्तरों पर शोध कार्यों में इसका अधिक महत्व होता है। वहां पर शोध कार्यों में अवलोकन, जैसे किसी हिस्टोरिकल प्लेस का पर जाएं, उसके बारे में सारी जानकारियां इकट्ठा करें, लिखें, अवलोकन करें और अपनी रिसर्च को अंजाम दें। तो इस तरह से शोध वगैरह में ये बहुत ही कारगर सिद्ध होता है यह विधि। और वैसे भी अगर आपको उपचारात्मक स्टडी या रेमेडियल स्टडी या सुपरवाइज स्टडी जो कराते हैं स्कूल में, वो भी, उसके लिए भी निरीक्षण और अवलोकन विधि महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बातें क्या हैं? तो इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्रमबद्ध प्रक्रिया, कब, कहाँ, किसका, क्या और कैसे अवलोकन करना है, पूर्व निर्धारित उद्देश्य, शिक्षक के मार्गदर्शन में अवलोकन। अवलोकन शिक्षक के मार्गदर्शन में अगर होगा तभी वो फल देगा। यानी कि बच्चे, ऐसे नहीं कि बच्चों को अगर इसी तरह से आपने छोड़ दिया तो वो तो आपस में बातचीत करते रहेंगे, लेकिन जब आपकी प्रेजेंस वहां रहेगी और कोई उनकी जो भी समस्या हो उसका निराकरण करने के लिए आप प्रेजेंट रहते हैं, तब तो यह बहुत ही फ्रूटफुल है यह विधि। अवलोकन निरीक्षण के पश्चात उनकी आख्या लेखन। अब उसके बाद उदाहरण विधि। उदाहरण प्रविधि जो होती है, उदाहरण के बिना तो कोई काम ही नहीं चलता प्रशिक्षुओं। तो उदाहरण प्रविधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उदाहरण कठिन गूढ़ तत्व को अगर आप उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं, किसी घटना को, वस्तु को, प्रसंग को, सामग्री को अनुभव द्वारा व्यक्त करते हैं, अनुभव को प्रयोग द्वारा व्यक्त करते हैं, उदाहरण द्वारा व्यक्त करते हैं, तो वो चीजें बहुत ही अच्छे से समझ में आती हैं। ठीक है, तो यह है उदाहरण प्रविधि। इसमें जैसे चंद्रशेखर आजाद जी के संघर्ष, बलिदान, उनके साहस, वीरता इत्यादि सभी प्रसंगों को उदाहरण के माध्यम से समझाया जाए तो छात्र चंद्रशेखर जी के बारे में भी जानेंगे और इन सारे गुणों को, जो संघर्ष, बलिदान, साहस, वीरता, ये उदाहरण के माध्यम से उनमें भी राष्ट्रीय भावना का विकास हम कर सकते हैं। अब आ जाइए एसके कोचर जी क्या कहते हैं। उदाहरण का अभिप्राय प्रतिमान, चित्र तथा चार्ट आदि वस्तुओं से है जो क्लिष्ट विचारों का वर्णन करते हैं और उसकी प्रक्रिया में उन पर विशेष प्रकाश डालकर उन्हें आसान बनाते हैं। ये सीखने वालों की भावनाओं, कल्पनाओं को प्रेरित करते हैं, जिससे उनके विचार स्पष्ट होते हैं और वह सही ज्ञान ग्रहण करने योग्य बनते हैं। शिक्षण कार्य जितने ज्यादा उदाहरणों, दृष्टांतों से समझाया जाएगा, वह संप्रत्यय छात्रों को पूर्णतया स्पष्ट हो जाएगा। उदाहरण, संधि पढ़ाते समय उसके उदाहरण देकर उसे समझाना। और विज्ञान में भी कई चीजें, गणित में साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अगर उसके साथ साथ आप उदाहरण दें, संधि, समास, ये सब पढ़ाते समय उदाहरण दें तो बहुत ही अच्छे से छात्रों को समझ में आ जाता है। ध्यान देने वाली पुनः बातें क्या है? तो उदाहरण सरल स्पष्ट भाषा में, उदाहरण में विविधता हो, स्तर के अनुकूल हो, पूर्व ज्ञान से संबंधित व रुचिकर हो, सरल से कठिन हो, ज्ञात से अज्ञात शिक्षण सूत्रों का प्रयोग इसमें किया जाना चाहिए। ये सब शिक्षण सूत्र मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है, आप बिल्कुल देख लीजिए। अब आते हैं हम खेल प्रवृत्ति पर। खेल प्रवृत्ति एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। खेलने के नाम से तो बच्चे क्या, हमें भी बड़ा अच्छा लगता है। आप प्रशिक्षु होते हुए भी आपको खेलने, पीटी का जब भी पीरियड होता है शारीरिक शिक्षा का, तो आपको भी बड़ा अच्छा लगता है, आप चाहते हैं कि हम भी खेलें। बिल्कुल उसी तरह से जब आप छोटे बच्चों से भी कहेंगे तो उन्हें भी बहुत ही अच्छा लगेगा। ये हमारा बेसिक नेचर होता है कि हमें खेल खेल में कोई भी चीज सीखना अच्छा लगता है। यूजेस के अनुसार यह विधि जो बालकों को उसी उत्साह से सीखने की क्षमता देती है जो उसमें स्वाभाविक रूप से पाई जाती है।
प्रायः क्रीड़ा कहलाती है। रायबर्न जी के अनुसार यह विधि बालक की रचनात्मक शक्तियों को प्रोत्साहित करती है और सामाजिक गुणों को विकसित करके समूह प्रवृत्ति का विकास करती है। जी हाँ, जब भी खेलते हैं बच्चे तो समूह में खेलते हैं और बहुत सारी भावनाएं वो सीखते हैं। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक शक्तियों का विकास कर व्यक्तित्व को संतुलित करती है। खेल विधि से शिक्षण करते समय हम परिवेश में उपलब्ध सामग्रियों, अभिनय को शामिल कर दे तो शिक्षण जीवन से संबंधित हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। खेल विधि के जो मुख्य जनक हैं वो फ्रॉबेल जी हैं। उन्होंने गिनती या अल्फाबेट्स का ज्ञान, आपने वो तारे जमीन पर पिक्चर भी देखी होगी, एक गोले गोले में बनाकर, देखिए हम लोग भी बचपन में ये गेम खेलते थे। तो उन गोलों के अंदर जब आप पैर रखते हैं तो आप गिनते गिनते 1 2 3 वर्टिकल और या हॉरिजॉन्टल ऐसी लाइनें खींचती जाती हैं फर्श पर, और फिर उस पर चल चल के, हाँ 1 2 3 4 इस तरह से गिनती भी सीख सकते हैं और वर्णमाला भी सीख सकते हैं, ABCD भी सीख सकते हैं, वर्ड्स भी सीख सकते हैं। समूह चर्चा प्रविधि 10वां है, समूह चर्चा प्रविधि। समूह में चर्चा करना, जी हाँ, समूह चर्चा प्रविधि में हम समूह में एक विषय पर चर्चा करते हैं। एक विषय पर एक से अधिक लोगों द्वारा चिंतन और वार्तालाप, यही है समूह चर्चा। इसका महत्व क्या है? इसमें स्वतंत्र होते हैं लोग अपने विचार रखने के लिए, उन्हें लोकतांत्रिक अवसर प्रदान किए जाते हैं अपने विचार रखने के लिए। यह ज्ञानवर्धन होता है, हम लोगों से सीख सकते हैं, लोगों के विचारों से प्रभावित भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। सामाजिकता भी सीखते हैं हम इससे, क्योंकि हमें इसमें बहुत ही कंट्रोल्ड सभी लोगों को व्यवहार करना होता है, तो ये सामाजिकता सिखाती है। नेक्स्ट है, इसी में ध्यान देने की बात क्या है, चर्चा में छात्रों को छोटे छोटे समूह में अगर आप बांट देते हैं, विषय को स्पष्ट कर देते हैं और भाषा का माध्यम एक रखते हैं और अनावश्यक विवाद, जी हाँ, इसके प्रति सजग रहते हैं और प्रश्न से अंत में लर्निंग का पता लगाते हैं, तो यह विधि बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। नेक्स्ट है प्रयोगात्मक विधि। जी हाँ, प्रयोग करके सीखना, अपने लैब मेथड प्रयोग करके सीखें, चाहे लैब में सीखें, चाहे वैसे भी कोई चीज हो तो उसको प्रयोग कर सकते हैं आप। जैसे टेम्परेचर लेना तो आपको सिखाया जाता है, तो घर में थर्मामीटर से आप प्रयोग करके अपना टेम्परेचर लेकर देख भी सकते हैं, और लैब मेथड में तो अनेकों प्रयोग आप कर सकते हैं। ये वैज्ञानिक विधि है, तार्किकता पर आधारित है और स्वयं करके सीखने पर जोर देती है। नेक्स्ट है, प्रयोग विधि से सक्रियता और एकाग्रता का अवसर हम छात्रों को देते हैं। प्रयोग विधि से जिज्ञासा की पूर्ति होती है, क्रियाशीलता बनी रहती है, कल्पना और यथार्थ में अंतर पता चलता रहता है। अब आ जाते हैं वाद विवाद प्रविधि पर। वाद विवाद यानी डिबेट, आपने रोज आप शाम को टीवी देखते होंगे और टीवी पर तो आप वाद विवाद देखते ही हैं। तो कोई विषय निश्चित कर दीजिए, दोनों पक्षों को उस पर चर्चा करा लीजिए, एक पक्ष में दूसरा विपक्ष में, और दोनों की चर्चा के बाद निष्कर्ष निकाल दीजिए। तो यह है वाद विवाद प्रविधि। इसका महत्व क्या है? स्वतंत्र अभिव्यक्ति, प्रसंग अथवा तथ्य स्पष्ट करने में सहायक, नए ज्ञान में वृद्धि, मानसिक विकास में उपयोगी, माध्यमिक एवं उच्च कक्षा के लिए महत्वपूर्ण, सुनने व बोलने के लिए कौशल विकास में सहायक। ठीक है, तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट प्रविधि। वाद विवाद में जब स्वतंत्र अभिव्यक्ति बच्चे देंगे, प्रसंग उनको भी स्पष्ट हो जाएंगे, कक्षा को भी स्पष्ट हो जाएंगे और नया ज्ञान भी सीख लेंगे। जो भी वो बोलेंगे लोग ध्यान से सुनेंगे और छात्र भी सुनेंगे, तो जिनको इतना ज्ञान नहीं है उनके ज्ञान में वृद्धि होगी, मानसिक विकास में भी ये उपयोगी होगा। ठीक है, मानसिक रूप से भी वो विकसित होंगे। सबसे ज्यादा ये कहाँ उपयोगी होती है? डिबेट जो है, क्योंकि छोटे बच्चे भी डिबेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए माध्यमिक और उच्च कक्षा के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें सुनने और बोलने के कौशल विकास में भी सहायक, लोग बोलना सीख जाते हैं, छात्र बोलना सीख जाते हैं, अपने विचारों की अभिव्यक्ति करना सीख जाते हैं। फिर आता है कार्यशाला प्रविधि यानी वर्कशॉप, एक निश्चित विषय पर परिचर्चा को प्रायोगिक कार्य जिसमें सभी प्रतिभागी सदस्य अपने ज्ञान, अनुभव और कौशलों के पारस्परिक आदान प्रदान के द्वारा विषय के बारे में सीखते हैं, यही कार्यशाला कहलाता है।
इसका अर्थ क्या है? वह प्रविधि जिसमें छात्र वास्तविक रूप से सक्रिय रहकर कार्य करते हुए। आपने कार्यशाला अटेंड की होगी। अगर छोटे बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा में बात करें तो जैसे ये कुर्सी की बेंत की कुर्सी बीनना, ये सब सिखा सकते हैं, इंक बनाना, ये सब कार्यशाला में आप सिखा सकते हैं। और अगर आपकी बात करें प्रशिक्षुओं की, तो आप लोग लेसन प्लान बनाना, ये इसकी कार्यशाला अटेंड करके लेसन प्लान के प्रत्येक हेडिंग्स को डिस्कस करके आपस में और विषयों पर चर्चा करके, क्या इसका सेट इंडक्शन रहेगा, क्या इसका विषय प्रवेश रहेगा, क्या इसका विषय प्रवेश रहेगा, क्या इसकी प्रस्तावना रहेगी, क्या इसमें हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज कर सकते हैं, इस तरह से कार्यशाला में करके आप सीख सकते हैं। नेक्स्ट है, इसी में समूह के सदस्यों के अनुभवों के पारस्परिक आदान प्रदान। जब आप आपस में बात करते हैं, आप अनुभव शेयर करते हैं, किसी विषय की जानकारी आपको फिर मिलती है, जानकारी में बढ़ोतरी होती है। चूंकि छात्र इसमें सक्रिय प्रतिभाग करता है, अतः प्राप्त ज्ञान क्या होता है? स्थायी, विश्वसनीय और उपयोगी होता है। इसका प्रयोग छात्रों के क्रियात्मक पक्ष के विकास के लिए किया जाता है। इसकी परिभाषा क्या है वर्कशॉप की? तो डॉक्टर प्रीतम सिंह जी के अनुसार कार्यशाला आमने सामने का एक ऐसा प्राथमिक समूह है जिसमें सामाजिक अंतःक्रिया अधिक नजदीक तथा प्रत्यक्ष होती है, क्योंकि आप लोग आपस में ही बैठकर डिस्कस कर रहे होते हैं, आमने सामने होते हैं, और यह सदस्यों पर अधिक सामाजिक नियंत्रण भी रखती है। इसके आगे है, इसी में शिक्षा शब्दकोश के अनुसार कार्यशाला एक शैक्षणिक प्रविधि है, एक शिक्षण की एक प्रविधि है जिसमें समान रुचि और समस्या से युक्त व्यक्ति उपयुक्त विशेषज्ञों के साथ प्रायः आवश्यक और कई दिवसों की अवधि में आवश्यक सूचनाएं प्राप्त करने और समूह अध्ययन के माध्यम से समाधान निकालने के लिए मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो मूल मंत्र इसका वर्कशॉप का क्या है? जो आप उद्देश्य लेकर चल रहे हैं, उस उद्देश्य की प्राप्ति, मिलजुल कर सहयोगात्मक भाव से कार्य करना। ठीक है, तो उस उद्देश्य प्राप्ति के लिए आपस में मिलजुल कर सहयोगात्मक भावना से कार्य करना। इसका क्षेत्र क्या है? जैसे आप पाठ्य योजना के नवीन प्रारूप को बनाने में, ठीक है, पाठ्य योजना बनाने में आप वर्कशॉप कर सकते हैं। किसी विषय के अंतर्गत विभिन्न वस्तुओं को बनाने में कर सकते हैं, फ्लावर पॉट्स को बनाने में कर सकते हैं, है ना, और भी चीजें, कुछ प्रोजेक्ट बनाने में कर सकते हैं। प्राप्त उद्देश्यों की, पाठ्य योजना में प्राप्त उद्देश्यों को व्यवहारगत रूप से लिखने में, क्योंकि आप प्रशिक्षु हैं और डीएलएड की क्लास, बीएड की क्लास है, आप प्यूपल टीचर हैं, तो आपको ये पाठ्य योजना के समय बहुत ही सहायक सिद्ध होगी। विविध प्रकार की प्रश्नावली, टेस्ट क्वेश्चनेयर मनोविज्ञान के अथवा टेस्ट पेपर बनाने में भी आपको सहायता मिलेगी। कार्यशाला प्रविधि के उद्देश्य, एम्स ऑफ वर्कशॉप। ज्ञानात्मक क्या है? शिक्षण संबंधी समस्याओं का आप समाधान कर सकते हैं। अगर ज्ञानात्मक की बात करें तो यहाँ पर शिक्षण संबंधी समस्याओं का आप समाधान कर सकते हैं। किसी प्रकरण के व्यवहारिक पक्ष को आप समझ सकते हैं। शिक्षण उद्देश्य विधियों का निर्धारण कर सकते हैं। अगर क्रियात्मक उद्देश्यों की बात करें तो शिक्षण की विशिष्ट क्षमताओं का विकास कर सकते हैं, समूह में कार्य व सहयोग कर सकते हैं। तो यह है आपका कार्यशाला प्रविधि। अब कार्यशाला प्रविधि आपके अंदर क्या कौशल, शिक्षण कौशल का विकास करती है, उसमें सुधार लाती है, और शिक्षण को और प्रभावी बनाने के लिए आप कौन सी विधि निर्धारित करेंगे, इसमें आपको सहायता करती है। अब आते हैं भ्रमण विधि पर। भ्रमण विधि से तात्पर्य क्या है? घूमना। अतः इस विधि में स्थलों, वस्तुओं का ज्ञान घूम घूम कर प्राप्त किया जाता है। भ्रमण के पश्चात सीखी गई बातों को, जी हाँ, ऐसे नहीं कि बस पिकनिक पर गए, खाया पिया, मौज मस्ती की और चले आए। असली में फील्ड ट्रिप इसी से लगा लिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ क्या करना चाहिए? भ्रमण में सीखना चाहिए। सीखना तो रुचिकर लगता ही है जब आप साथ में मिलकर जाते हैं, कोई चीज देखते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, संश्लेषण करते हैं, बहुत सी चीजें आपके दिमाग में आती हैं, बहुत सी क्यूरियोसिटी जागृत होती है, और उन प्रश्नों के उत्तर आपस में डिस्कस भी करते हैं और शिक्षकों से गाइडेंस भी लेते हैं। तो इससे, और साथ में रहते हैं, सामाजिक भावना
विकसित होती है, ज्ञानेंद्रियां आपकी क्रियाशील रहती है, विभिन्न संस्कृतियों का ज्ञान सहजता से हो जाता है, सीखना स्वतंत्रता से होता है। तो ये है आपका जी हाँ, भ्रमण विधि। और इस भ्रमण विधि के साथ ही इस वीडियो में हम आज के लिए इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करेंगे। आपने अगर आप मेरा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया उस पर जाइए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो भी आप इसमें और डिमांड करना चाहते हैं कोई टॉपिक की, तो विशेष रुचि वाले टॉपिक को या परीक्षा से संबंधित, तो मैं जरूर आपकी हेल्प करूंगी और उसी टॉपिक की वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।